नमस्कार विद्यार्थियों। एमए पूर्वार्ध तृतीय प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काव्य के अंतर्गत आपकी 4 पुस्तकें आती है, जिसमें पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित है, जायसी ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, उसके सिर्फ 4 खंड ही आपके कोर्स में हैं, जिसमें सिंघलदीप खंड, मानसरोदक खंड, नखशिख वर्णन खंड और नागमती वियोग खंड। कबीर वचनामृत और इसके अतिरिक्त विद्यापति पदावली, ये 4 पुस्तकें आपके सिलेबस में हैं। तो आज हम जायसी ग्रंथावली के अंतर्गत जायसी के पद्मावत का संक्षिप्त परिचय हम उसकी कथा वस्तु के बारे में जानेंगे और उसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में जायसी भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के सूफी कवि के रूप में विख्यात है और उनका प्रबंध काव्य पद्मावत उनकी एक प्रसिद्ध कृति है। और जायसी ने पद्मावत लिखकर के न केवल हिंदी महाकाव्यों की श्रृंखला में एक उल्लेखनीय कृति प्रदान की है, अपितु अवधी भाषा में लिखे होने के कारण अवधी भाषा का गौरव भी बढ़ा है, हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का समन्वय किया है और साथ ही साथ उच्च प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। तो आइए हम देखते हैं जायसी के पद्मावत की संक्षिप्त कथा। जायसी का पद्मावत का कथावस्तु या कथानक 56 खंडों में विभक्त है। इन खंडों में सिंघलदीप की रानी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समग्र जीवन का चित्रण किया गया है और ये सभी खंड पूर्णतः परस्पर संबंधित है। इस काव्य की प्रमुख कथा राजा रतन सेन और रानी पद्मावती के संयोग और वियोग की कथा है। इसमें कवि ने राजा रतन सेन के जोगी वेश में घर से निकलने और अनेक संकटों का सामना करते हुए सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्राप्ति का वर्णन किया है। इसके बाद वाले अंश में पद्मावती सहित राजा के चित्तौड़ आगमन और राघव चेतन के देश निकाले, राघव की प्रेरणा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के सहारे पद्मिनी की प्राप्ति हेतु चित्तौड़ पर आक्रमण करने का भी वर्णन किया गया है। इसके बाद राजा रतन सेन को धोखे से बंदी बनाना, गोरा बादल द्वारा राजा को मुक्त करवाना, राजा रतन सेन और देवपाल का युद्ध, राजा का स्वर्गवास और उसकी चिता के साथ ही पद्मावती और नागमती के सती होने का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो यह पद्मावत की एक संक्षिप्त कथा थी। इसके अतिरिक्त पद्मावत में अन्य अनेक विशेषताएं भी हमें देखने को मिलती है। तो आइए हम पद्मावत की इन विशेषताओं का क्रमशः अध्ययन करते हैं। जायसी का पद्मावत अनेक भावात्मक और कलात्मक विशेषताओं से युक्त है। इसकी भावात्मक विशेषताओं में वस्तु वर्णन, भाव निरूपण, रस निरूपण, प्रकृति सौंदर्य, इतिहास और कल्पना का सौंदर्य, रहस्यात्मकता, दार्शनिकता, मार्मिक प्रसंगों का नियोजन और कुछ अन्य रमणीय संदर्भ भी लिए जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम पद्मावत की भावपरक विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। सबसे पहला है वस्तु वर्णन। जायसी का पद्मावत वस्तु वर्णन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, या यूँ कहिए कि वस्तु वर्णन को पद्मावत की प्राथमिक विशेषता कहा जा सकता है। जायसी ने पद्मावत में जिस कथा को स्वीकार किया है उसमें उन्होंने
वस्तुद्वीप, नगर, राजभवन, दुर्ग, सरोवर, यात्रा, समुद्र, आक्रमण, युद्ध, मंत्रणा, विवाह, जल क्रीड़ा, संयोग, योग, जय पराजय, रूप सौंदर्य आदि का वर्णन विस्तार से किया है। वर्णन तो पद्मावत में अनेक हैं, परंतु सबसे आकर्षक वर्णन नखशिख वर्णन और युद्ध वर्णन है। ये दोनों ही वर्णन कवि की उत्कृष्ट कल्पना और मार्मिक अभिव्यंजना को प्रकट करते हैं। नखशिख वर्णन में प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार के विविध रूपों को प्रस्तुत किया गया है। अन्य वस्तु वर्णनों की तुलना में युद्ध वर्णन भी विशेष महत्व रखता है। नखशिख वर्णन की तरह यह भी मार्मिक, सजीव एवं रोचक है। युद्ध वर्णन पद्मावत में 3 स्थानों पर आया है: राजा बादशाह युद्धखंड में, गोरा बादल युद्धखंड में और रतन सेन देवपाल युद्धखंड में। इन वर्णनों में युद्ध क्षेत्र का बड़ा ही रोचक एवं प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। कहने का तात्पर्य कि वस्तु वर्णन की दृष्टि से पद्मावत विशेष महत्व रखता है। दूसरा है इसकी विशेषता भाव निरूपण। जैसा कि आप जानते हैं कि पद्मावत एक प्रेम कहानी है, अतः इसमें श्रृंगार रस को प्रमुख और उल्लेखनीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रमुख रूप से प्रेम भाव की व्यंजना है। प्रेम वर्णन में कवि लौकिक से अलौकिक और अलौकिक से पुनः लौकिक की ओर आता जाता है। राजा रतन सेन और पद्मावती के रूप में जहाँ एक और लौकिक कथा का वर्णन किया गया है, वहीं दूसरी ओर स्थान स्थान पर जैसे इसमें आध्यात्मिक संकेत या अलौकिक संकेत भी देते चलते हैं। प्रेम को उदात्त रूप देकर कवि ने केवल महत्वपूर्ण भावों को ही प्रमाणित नहीं किया, बल्कि यह भी प्रमाणित कर दिया है कि प्रेम में उत्सर्ग, त्याग, पवित्रता, निश्चलता, सहनशीलता और समर्पणशीलता का विशेष महत्व है। पद्मावत में रतन सेन और पद्मावती दोनों का प्रेम ऐसी ही विशेषताओं से युक्त है। प्रेम को लौकिक भूमि से उठाकर अलौकिक सीमा तक पहुंचाना जैसी जैसे कवि का ही काम था। यही कारण है कि पद्मावत प्रेमानुभूति के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय संदर्भ के साथ प्रस्तुत हुआ है। इसकी तीसरी विशेषता है रस निरूपण। पद्मावत में वस्तु वर्णन, प्रेम निरूपण और कथात्मकता की दृष्टि से जितना यह उल्लेखनीय है, उतना ही महत्वपूर्ण रस निरूपण की दृष्टि से भी है। इसका प्रमुख रस श्रृंगार रस है। जायसी ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का मार्मिक वर्णन किया है। रत्नसेन और पद्मावती का मिलन और श्रृंगार परक संबंध जिस रसिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है, वह अभूतपूर्व है। विरह वर्णन में भी कवि को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो नागमती के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में यह कहना सरल है कि जायसी का पद्मावत रस की दृष्टि से भी अत्यंत आकर्षक और मनोरम बन पड़ा है। श्रृंगार के अतिरिक्त इसमें वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस और शांत रस आदि की भी योजना आकर्षक बन पड़ी है। पद्मावत रस की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण कृति है और इसकी यश योजना अत्यधिक मार्मिक भी है। लौकिक कथा की दृष्टि से पद्मावत में श्रृंगार अंगिरस है और आध्यात्मिक दृष्टि से शांत को अंगिरस मानना पड़ेगा। वैसे पद्मावत की श्रृंगार रस में ऐसा अद्भुत आकर्षण है कि पढ़ते ही पाठक उसमें तन्मय हो जाता है और कुछ क्षणों के लिए अपनी सुध-बुध खोकर कवि के वर्ण्य विषय के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इसके साथ ही कवि ने वात्सल्य का भी वर्णन किया है, जिसकी अभिव्यंजना एक तो राजा रतन सेन के योगी बनकर निकलते समय उसकी माँ के उद्गारों से हुई है और दूसरे जब युवक बादल और अपने चाचा गोरा के साथ
रत्नसेन को बंदी गृह से छुड़ाने के लिए दिल्ली जाता है, तब उसकी माता के उद्गारों में इसकी व्यंजना हुई है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं इसकी एक अन्य विशेषता, इतिहास और कल्पना का समन्वय। जायसी का पद्मावत इतिहास और कल्पना का उचित सामंजस्य प्रस्तुत करता है। जायसी ने इसमें एक ओर तो ऐतिहासिक घटनाओं और प्रसंगों को प्रस्तुत किया है और दूसरी ओर कल्पना का रंग देकर उन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं को अत्यधिक रमणीय और आकर्षक भी बनाया है। इतिहास और कल्पना के योग से यह काव्य एक ऐसा मनोरम संदर्भ प्रस्तुत करता है जो कम ही काव्यों में देखने को मिलता है। इतिहास और कल्पना दोनों का इस काव्य में कितना और कैसा योगदान है, यह हम देख सकते हैं कि जायसी ने इतिहास की घटनाओं को जहाँ जहाँ कल्पना के रंग में रंग का मनोहरता प्रदान की है, वह जायसी की उत्कृष्ट प्रतिभा और रमणीय चेतना को ही प्रस्तुत करती है। वास्तव में पद्मावत में महत्व इस बात का है कि इसमें इतिहास, संस्कृति, दर्शन, काव्य और कल्पना सभी आकर के मिल गए हैं। उसकी पांचवी विशेषता है पद्मावत की रहस्यात्मकता। पद्मावत में जायसी की रहस्य भावना भी देखने को मिलती है। यह वह काव्य है जिसमें कवि ने रत्नसेन को साधक और पद्मावती को साध्य अर्थात ईश्वर बनाकर प्रस्तुत किया है। तात्विक दृष्टि से सूफी कवियों का काव्य परम तत्व, ज्ञान स्वरूप, नित्य प्रकाश, परम सौंदर्यमय होता है। जायसी ने अपनी रहस्यानुभूति को कई माध्यमों से प्रकट किया है। कभी तो उन्होंने रहस्यवादी साधक प्रकृति के क्रियाकलापों में अपनी रहस्यमयी सत्ता का आभास पाते हुए दिखाते हैं, तो कभी प्रिय को इन्होंने अलौकिक सत्ता के रूप में दिखाया है। जैसे कि पद्मावत में प्रकृति संबंधी, प्रेम संबंधी रहस्यवाद, सौंदर्य संबंधी रहस्यवाद और दार्शनिक रहस्यवाद के साथ साथ भक्ति का रहस्यवाद भी देखने को मिलता है। इसी से प्रेरित होकर कभी तो कवि जगत के कण कण में व्याप्त सौंदर्य को रहस्यमयी सत्ता का ही सौंदर्य मानता है और लिखता है। रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती, जह जह विहसी सुभावहि हंसी, तह तह छिटकी ज्योति पर घसी। ऐसा प्रतीत होता है कि सृष्टि में जहाँ कहीं अनुराग की लालिमा, यह सब उसी रहस्य सत्ता का रूप है। उदाहरण के लिए, सूरज बूढ़ी उठा होई राता, ओ मजीट टेसु बन राता, भा बसंत राती बनस्पति, ओ राते सब जोगी जती। इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरणों में भी जायसी की रहस्य भावना देखने को मिलती है। इसका अगला पॉइंट है प्रकृति सौंदर्य। जायसी के पद्मावत की एक प्रमुख विशेषता के रूप में हम प्रकृति सौंदर्य को भी ले सकते हैं। प्रकृति निरूपण की दृष्टि से भी पद्मावत एक विशिष्ट काव्य रहा है। वास्तव में जायसी का हृदय प्रकृति की मनोहर और मंजुल क्रीड़ाओं को देखकर भाव विभोर हो जाया करते थे। यही कारण है कि जायसी ने प्रकृति नटी के क्रीड़ाकलापों को अत्यधिक भावपूर्ण दृष्टि से देखा है और उसे सूक्ष्म मनोभावों के सरस एवं सुंदर चित्र अंकित किए हैं। यही कारण है कि प्रकृति की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत मानवीय मनोभावों का आकर्षक चित्र प्रस्तुत करने वाला काव्य पद्मावत है। प्रकृति को जायसी ने अनेक रूपों में प्रस्तुत किया है। एक ओर तो पद्मावत में प्रकृति का आलंबन रूप, उद्दीपन रूप, रहस्यात्मक रूप, उपदेशात्मक रूप देखने को मिलता है, तो दूसरी ओर मानवीकरण रूप की झांकी भी हमें पद्मावत में देखने को मिलती है। कुछ स्थानों पर प्रकृति को वातावरण निर्माण के रूप में भी प्रकट किया गया है, तो कहीं कहीं प्रकृति को संवेदनात्मक रूप में अंकित करते हुए वियोगिनी नागमती के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिखलाया गया है।
कहीं जायसी ने प्रकृति को संदेशवाहक के रूप में भी प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में लेसो संदेश विहंगम चला उठी आग ही सगरो सिंगला कहकर कवि ने एक पक्षी को नागमती का संदेश लेकर भेजा है। कहीं कहीं प्रकृति का प्रयोग अलंकार रूप में भी किया गया है। वास्तविकता तो यह है कि पद्मावत में प्रकृति के अनेक उपमानों का प्रयोग हुआ है। ऐसी स्थिति में यही कह सकते हैं कि प्रकृति वर्णन भी पद्मावत की एक उल्लेखनीय विशेषता रही है। प्रकृति वर्णन के अलावा हम देखते हैं कि इसमें कवि ने प्रकृति का स्वतंत्र रूप में भी चित्रण किया है, जिसमें समुद्र, पर्वत, वन, नदी, सूर्योदय, मध्याह्न, संध्या, रात्रि, उद्यान, पनघट आदि का विशद वर्णन किया है। प्रकृति में एक ऐसी विराट सत्ता के दर्शन किए हैं जिसके उदर में संपूर्ण विश्व समाया हुआ है। यद्यपि जायसी का यह प्रकृति चित्रण देशगत, कालगत एवं सांस्कृतिक विशेषताओं से परिपूर्ण है, फिर भी उस पर फारसी एवं भारतीय दोनों पद्धतियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। एक अगला विशेषता है पद्मावत की हिंदू धर्म के प्रति आस्था। इस संबंध में डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत लिखते हैं कि जायसी का पद्मावत सूफी, इस्लाम और हिंदू विचारधाराओं की पावन सरिता है, जिसमें अवगाहन न करके भी शुद्ध मानव भी सात्विक हो जाता है। जिसमें अवगाहन करके भी शुद्ध मानव भी सात्विक हो जाता है। पद्मावत में हिंदू विचारधारा की श्वेतिमा प्रत्यक्ष रूप से सूफी विचारधारा के अनुरागमयी अरुणिमा के साथ मिलकर अनोखी छवि उत्पन्न करती है। हम देखते हैं कि पद्मावत में हिंदू धर्म की पवित्रता के प्रभाव से सूफी धर्म की और इस्लाम धर्म की कलुषता भी घुलकर पावन हो गई है। जायसी जैसा विचारक किसी भी स्थिति में अपने ग्रंथ को अपावन नहीं बना सकता था। यही कारण है कि पद्मावत में हिंदू धर्म का प्रभाव सघन होकर आया है। जायसी ने हिंदू धर्म को भी अधिक व्यापक अर्थ में समझा है। वे जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी हिंदू धर्म का ही अंग मानती हैं। यदि हिंदू धर्म का अभियान भारत में प्रचलित उस विचारधारा को दिया जाता है जिसमें वेद, वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, गो और ब्राह्मण आदि में विश्वास, पौराणिक तत्व में विश्वास आदि को विशेष महत्व दिया है। अतः जैसे हिंदू धर्म से पूर्णतः परिचित थे और उन्होंने हिंदू धर्म के विभिन्न तत्वों का विवेचन और उसके अंगों का निरूपण अपने काव्य में किया है। इसकी एक अन्य विशेषता है मिली जुली सामाजिक संस्कृति। आज हम जिस मिलीजुली सामाजिक संस्कृति की बात करते हैं उसका मूल हमें जायसी के पद्मावत में देखने को मिलता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम काव्य परंपराओं, दार्शनिक धारणाओं और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का काव्य में रूप वर्णित किया गया है। पद्मावत एक मध्यकालीन काव्य है, परंतु आज भी हम देखते हैं कि उसमें मानवीयता, उच्च कोटि का सौंदर्य बोध और भारतीय और सूफी जीवन पद्धतियों का उचित सामंजस्य हमें देखने को मिलता है। यही कारण है कि वह आज भी प्रासंगिक लगता है। इसका संदेश महान है, उसमें निरूपित जीवन मूल्य भी देखने को हमें मिलते हैं। पद्मावत की जो प्रासंगिकता है वो कई कारणों से है। एक तो प्रेम की दिव्यता और संस्कारशीलता के कारण, दूसरा सांस्कृतिक मूल्यों के उचित स्थापन और समीकरण के कारण, लौकिक और अलौकिक के सामंजस्य के कारण और हिंदू मुस्लिम संस्कृति के बीच बढ़ती हुई खाई को कम करने की भावना के कारण। तो ये तो थे उसकी भावपरक विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि कलात्मक विशेषता जायसी की पद्मावत की क्या रही है। जायसी के पद्मावत की अंतिम विशेषता के रूप में कलात्मकता को लिया जा सकता है। कलात्मकता के अंतर्गत हम कवि की भाषा, शैली, छंद विधान और अलंकार योजना को लेते हैं। भाषा की दृष्टि से विचार करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कह सकते हैं कि पद्मावत की भाषा अवधी है। इसमें पूर्वी हिंदी की ठेठ अवधी बोली को अपनाया गया है। पद्मावत की शब्द संपदा में हम तत्सम,
अर्ध तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। काव्य गुणों की दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि इसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। ओज गुण की स्थिति वीर रस और विभत्स रस भी कई ओज गुण की स्थिति केवल वीर विभत्स रसों में ही देखने को मिलती है। शैली की दृष्टि से विचार करें तो पद्मावत में प्रयुक्त प्रमुख शैली मसनवी शैली है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रतीकात्मकता, चित्रात्मक, वर्णात्मक, प्रश्नोत्तर शैली आदि का प्रयोग भी कुशलतापूर्वक किया गया है। अन्योक्ति और समासोक्ति शैली भी पद्मावत में बखूबी देखने को मिलती है। अलंकारों की दृष्टि से भी पद्मावत एक उल्लेखनीय काव्य है। पद्मावत में जिन अलंकारों का प्रयोग हुआ है वे सहज तो है ही, साथ ही काव्य के उत्कर्ष में भी सहायक है। जिन प्रमुख अलंकारों को जायसी ने स्थान दिया है उनमें उपमा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, प्रतीप, व्यतिरेक, अन्योक्ति और समासोक्ति को लिया जा सकता है। पद्मावत में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। प्रायः 7 चौपाइयों के बाद दोहे का क्रम रखा गया है। पद्मावत के अधिकांश दोहे ऐसे हैं जहां हमें दोहे की सभी मात्राओं नियमानुसार सभी मात्राएं देखने को मिलती है। बिंब विधान की दृष्टि से पद्मावत का अनुशीलन करने पर स्पष्ट होता है कि इसमें प्रकृति परक और जीवन परक बिंबों की प्रचुरता है। इसके अतिरिक्त इसमें अलंकृत बिंबों, वस्तु बिंबों और संविद्य बिंबों का भी वर्णन मिलता है। इस प्रकार से उपर्युक्त विवेचन के पश्चात हम कह सकते हैं कि जायसी का पद्मावत अनेक विशेषताओं से युक्त है और वह एक ऐसा काव्य है जिसके अंतर्गत भावात्मक एवं कलात्मक विशेषताओं का समुचित सामंजस्य देखने को मिलता है। धन्यवाद।